हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हिस्ट्री का आज क्लास 1 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को बता दिया गया था कि हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस जो था और कंप्लीट सिलेबस में डिस्कस कर दिया गया था कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और हम लोग को जो पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री यानी 1947 तक का पूरा है सो सिलेबस डिस्कस कर दिया गया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 1 से लेकर के जो है एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा आप सभी को जो भी इसका सिलेबस है वो बता दिया जा रहा है। उसके बाद है सो हम लोग है सो आज ही के क्लास में है सो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो है प्राचीन भारत का है वो एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वह इस प्रकार है कि सबसे पहले हम लोग है सो पाषाण युग पढ़ेंगे। पाषाण युग यानी पाषाण काल यानी है सो स्टोन एज के बाद फिर है सो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता। यहीं से है सो मुख्य रूप से हिस्ट्री जो है वह शुरुआत हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री का शुरुआत यहाँ से मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे है सो लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया था और लिखित साक्ष्य मिलने के साथ साथ उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा जाने लगा। उसके बाद फिर है सो बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के बाद फिर है सो ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ेंगे। इसमें है सो चतुर्धाम वगैरह है सो बताया जाएगा। उसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल और उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश। ये ही है मोटा मोटी प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास जो है यही है। प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इतिहास को शुरू करने से पहले इसे एक कालखंड में विभाजित किया गया है। तो पहले अभी अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मोटा मोटी पढ़ना क्या है उसका सारांश बता रहे हैं। बस कुछ ही मिनट में सिलेबस पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इतिहास को 3 कालखंड में मुख्य रूप से विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित साक्ष्य मिले और उसे पढ़ा गया। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य है सो मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखें प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग को क्या पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके बाद फिर ताम्रपाषाण काल। ये मोटा मोटी है सो पाषाण काल का विभाजन है। तो ये हम लोग है सो ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा और कांस्ययुगीन सभ्यता जो हो जाएगा वो। और ऐतिहासिक काल में फिर हो जाएगा आपका वैदिक ग्रंथ और उसके बाद का काल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग को आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है। तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और उसके बाद है सो कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए क्योंकि 2 धातु तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन मिलाकर है सो कांसा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, साइंस में बहुत बार पूछा गया किस किस धातु का प्रयोग करके कांसा का निर्माण किया जाता है। तो वो हो जाएगा तांबा प्लस टीन। ठीक है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए भी इसमें पढ़ा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में है सो जो धातु का प्रयोग हुआ था वह कौन सा था, वह था कांसा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर ऐतिहासिक काल में पढ़ना है क्या, ऐतिहासिक काल में हम लोग को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्य काल पढ़ना है और उसके बाद आधुनिक काल पढ़ना है और उसके बाद फिर ऐसा कुछ टॉपिक हम लोग को विश्व इतिहास भी पढ़ना है। तो ये हो गया सारांश कि हम लोग को पढ़ना क्या है। अब चलिए है सो हिस्ट्री शुरू करने से पहले जो है प्राचीन इतिहास शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट है उसको बता दिया जाए। जैसे इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये सब मोटा मोटी कुछ फैक्ट है, 1 लाइनर है। इसको आप नोट्स करते जाइए, जो जो अभी इसमें है आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको नोट्स करते जाइए। ठीक है, तो इतिहास किसे कहा जाता है, तो इतिहास किसे कहा जाता है, अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन जो मतलब कि बीत गया। इतिहास का मतलब ही होता है जैसे इतिहास, इति मतलब होता है बीती और हास मतलब बातें, मतलब वैसे बातें जो बीत गया हो उसे इतिहास कहा जा सकता है। लेकिन ये
इसको क्या बोलते हैं, डिफिनेशन नहीं है, लेकिन हम लोग को चूँकि वैसा एग्ज़ाम देना है जो ऑप्शन वाइज रहे, तो उसमें है सो ये हम लोग बस समझने के लिए इसे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इतिहास किसको बोलते हैं, तो जो बीत गया है उसे इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन मतलब जो बीता हुआ समय है और उसका अध्ययन हम लोग कहते हैं तो करते हैं, तो उसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का जनक, जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। बहुत बार पूछा है, हेरोडोटस जो कहाँ के थे, यूनान के। अभी हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक जनक क्यों कहा जाता है, तो हेरोडोटस ने ग्रीस के समय ग्रीस के आसपास के क्षेत्र को जो है सो विश्लेषणात्मक एकदम बिल्कुल अध्ययन किया, और वहाँ के है सो पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी। हेरोडोटस द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन था, हिस्टोरिका। ये भी बहुत बार पूछा है। पुस्तक में है सो इन्होंने उसका है सो वर्णन किया, इसीलिए है सो हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। और दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, मतलब मानव जाति को उत्पत्ति एवं पालना, मतलब मानव जाति सबसे पहले व्यवहार में कहाँ आए, ठीक है। वो पालना मतलब होता है व्यवहार। हाँ, तो मानव जाति सबसे पहले है सो व्यवहार में कहाँ आए, तो वो अफ्रीका महादेश में, ठीक है। और जबकि सभ्यता सभ्यता ने कल्चर का विकास कहाँ हुआ, कल्चर वो है एशिया महादेश, ठीक है। जहाँ सभी लोग रहने लगे, एक ही सोसाइटी में रहने लगे, एक कल्चर के साथ रहने लगे, तो वो कहाँ, एशिया महादेश, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ऊपर बताए थे कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो मोटा मोटी ऊपर एक सारांश बताए थे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, लेकिन अब है सो पढ़ाई यहाँ, इससे पहले जो है सो ये फैक्ट बताया, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में। तो प्राग ऐतिहासिक काल, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मतलब उस समय है सो मानव है सो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, खाना बदोश जिंदगी जीते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। उनके आधार केवल है सो शिकार करना और जिंदगी जीना था, ठीक है। इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या हो सकता है, तो शिलालेख हो सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर उस समय तो मतलब कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो शिलालेख कैसे हो गया, तो शिलालेख जरूरी नहीं है कि प्राग ऐतिहासिक काल में, मतलब ये शिलालेख है सो प्राग ऐतिहासिक काल का हो, ऐतिहासिक काल का भी हो सकता है। यानी प्राग, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है सो सभी में मिलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में भी मिलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में मिलते हैं, और ऐतिहासिक काल में भी मिलते हैं। और अभी भी हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी है सो पुरातात्विक साक्ष्य साथ साथ छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो सिक्के, ये हो गया, सिक्के हो गया, इमारतें हो गया, कलाकृति। कलाकृति मतलब भीमबेटका की गुफा में देखा गया है कलाकृति, चित्र शैली बना गया है कि कुछ ऐसा ऐसा बना दिया गया है, व्यवहार में ला दिया गया है चित्र उत्र, तो वो हो गया कलाकृति। औजार, औजार उन्होंने है सो सबसे पहले औजार के रूप में पत्थर, यानी पत्थर का प्रयोग किया था, तो वही औजार के जो अवशेष मिले वो भी पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, ठीक है। जब व्यापार शुरू हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मुहरे का प्रयोग होने लगा था, तो मुहरे का प्रयोग भी है सो पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। वैसे लोगों द्वारा आभूषण जो उपयोग किया जाता था वो भी पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें मानव लिखना या पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिली, मतलब लिखना नहीं जानता था, और इसकी जानकारी केवल केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। अब आ जाइए आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल किसे कहता है, इसमें मनुष्य से पढ़ना लिखना तो सीख गया था, पढ़ना लिखना तो सीख गया था, लेकिन जो पढ़ना लिखना इन लोग सीखा और उन लोगों ने क्या पढ़ाई लिखाई किया, वो आज तक है सो हम लोग के लिए एक है सो रहस्य का ही विषय है। मतलब इसमें कहा गया है कि उसका आदि ऐतिहासिक उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले, मतलब आभूषण वगैरह या फिर है सो औजार वगैरह मिले, लेकिन है सो लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया, ठीक है। यानी आदि ऐतिहासिक काल में है सो मतलब कि पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस समय है सो क्या पढ़ाई लिखाई हुआ है वो आज तक पता नहीं चल पाया। तो इसका सबसे मतलब इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल एक होगा, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता में जो शिलालेख मिले हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई का चित्रण मिला है, उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, उसे डिकोड नहीं किया गया है। आदि ऐतिहासिक काल में ब्रॉन्ज यानी कांस्य युग भी कहते हैं, ठीक है। ये तो शुरू में ही बताए थे कांस्य युग क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में है सो कांसा का प्रयोग देखा गया है, और कांसा बनता कांसी से है, तो तांबा
प्लस टीन से, तांबा प्लस टीन मिला करके कांसा का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए बता रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सो आदि ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में ही रखा जा गया है। ठीक है, अब आ जाइए ऐतिहासिक काल। यही है सबसे बड़ा विषय है और यही हम लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ना है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी है इसी का। तो इतिहास उस कालखंड को कहते हैं जिसके बारे में साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो। ठीक है, साहित्यिक मतलब क्या, साहित्यिक मतलब है सो लिखित और पुरातात्विक तो आपको बता ही दिया, सिक्का हो गया, मुहरे हो गया, औजार हो गए इत्यादि, ये सब हो से पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो आप तो बोलेगा सर लिखित साक्ष्य तो आदि ऐतिहासिक काल में भी है। हाँ, तो यही तो अंतर है कि जो ऐतिहासिक काल का साहित्यिक उपलब्ध है, जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उसे पढ़ा गया है। ठीक है, जो ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य है उसे पढ़ा गया है। अब पढ़ा गया तो आप बताइए कि सर क्या पढ़ा गया, तो उसमें वेद हो गया, वेदांग हो गया, ठीक है, उपवेद हो गया, उपनिषद, ये सब है सो पढ़ा गया है, इसीलिए इसको है सो ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी स्टोन एज। पाषाण काल यानी क्या बोला गया है कि स्टोन एज। पाषाण काल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टोन एज। स्टोन एज किस आधार पर रखा गया है कि उस समय मानव है सो स्टोन का प्रयोग करते थे। स्टोन मतलब कि है सो पत्थर का प्रयोग करते थे। तो इसे पत्थर का प्रयोग के आधार पर है सो बांटा गया है और इसे पूर्ण रूप से क्या बोला गया है, पाषाण काल। ठीक है, साथ ही साथ लिखते जाइए या फिर आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट्स कंप्लीट कर दीजिए। पूरा का पूरा हिस्ट्री आप लोग को कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसी तरह एकदम बिल्कुल स्लाइड टू स्लाइड पढ़ाया जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। तो देखिए, अब पाषाण काल किसको कहते हैं, जब मानव पत्थर के औजार, माफ कीजिएगा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोन एज। स्टोन एज में क्या, स्टोन एज बोलते किसको है, जब मानव पत्थर का औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पत्थर का औजार एवं हथियार मतलब हथियार जो बनता था वो किससे बनाया जाता था, तो पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, वैसे ही काल को क्या कहा गया है, पाषाण काल कहलाता है। और सबसे पहले है सो रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट याद करने के लिए 20 फुट ऐसे कुछ बोल सकते हैं आप लोग, ताकि एग्जाम में ऑप्शन मिले तो रिलेट हो जाए। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में है सो पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। ठीक है, कब की, 1863 ईस्वी में। कौन, रॉबर्ट ब्रूस फुट या 20 फुट ऐसे याद कर सकते हैं। पाषाण कालीन सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने की, रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब, 1863 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब ये कुछ फैक्ट है। देखिए ये पाषाण काल में तो यही था, बात बताया गया है कि पाषाण काल बोलते किसको है, बाकी ये सब कुछ फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको यहीं पे बता दिया गया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, 1861 ईस्वी में। पुरातात्विक सर्वेक्षण क्या कहता है, यह भी जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है उसको है सो खोजबीन उसके बारे में है सो रिसर्च करता है कि कब का है, कितना ईस्वी पहले का है, इसमें क्या लिखा गया है, यही सब है सो पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1861 ईस्वी में। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो बहुत बार पूछा है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनके ही प्रयास से है सो पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, 1904 ईस्वी में, आगे है लिखा हुआ बताएंगे। लेकिन सर अलेक्जेंडर कनिंघम को है सो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही क्या बोला गया है, भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा गया है। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, भारतीय पुरातात्विक का जनक थे। ठीक है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, सब जो पुरातात्विक संग्रहालय उसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ पे है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, भारत का जो पुरातात्विक संग्रहालय है और ये कहाँ पे स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पे बना, तो ये कहीं लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कहीं पे कि भारत का सबसे पुराना मतलब भारत का सबसे पुराना
संग्रहालय कहाँ बना था? तो वो था कोलकाता, कोलकाता में बना था। ठीक है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय नाम क्या है? तो नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, जो कोलकाता में स्थित है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण, जो जैसे जैसे धातु मिला, जैसे तांबा मिला तो ताम्र युग बोला गया, कांसा मिला तो कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। तो जैसे जैसे धातु मिला उस आधार के वो जो धातु का खोज हुआ उसका आधार मानकर जो नामकरण है सो सबसे पहले क्वेश्चन किसने किया था? तो क्वेश्चन थॉमस ने। ठीक है, किसने किया था? मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्वेश्चन थॉमस ने किया था। जैसे कांस्य युग, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम, वो कहाँ पे है? वो है नई दिल्ली में। अब पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। ये भी बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वायसराय कौन था? ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा, पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। किसके इसमें है सो किसके प्रयास से हुआ था? लिख लीजिएगा। तो जो पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुआ था वह है सो तो किसके प्रयास से हुआ था? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास से है सो पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल पूछेगा तो याद रखिएगा 1899 से 1905 ईस्वी। ठीक है, ये वायसराय थे 1899 से 1905 ईस्वी तक। और चूँकि आप लोगों को पता है कि 1857 की क्रांति, आगे बताएंगे भी, 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट को बदल करके क्या बदल कर दिया गया था? वायसराय। तो पहला वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कर्जन का है सो कार्यकाल कब तक है? 1899 से 1905 ईस्वी तक। अब हम लोग को पाषाण युग में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। पाषाण युग में हम लोग को पढ़ना है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये है सो कुछ एक्टिविटी के आधार पर ये इसका है सो नामकरण किया गया है। तो चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ यहाँ हम बताना चाहेंगे कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। लेकिन ये क्या है ना कि वेरी करता है। इसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब अलग अलग पुस्तक में अलग अलग दिखेगा ये। ठीक है, तो ये आज तक पूछा भी नहीं है चूँकि इसमें विवाद है, वेरिएशन है, इसीलिए तो चूँकि बताना था तो यहाँ बता दिए। इसको कुछ याद करने वाला चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन एक जो एक्चुअल है, जो सबसे अधिक पुस्तक में जो डाटा देखा गया वो यही है। तो पूरा पाषाण काल का समय कितना है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। तो अब भाई पूरा पाषाण काल में महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जो औजार होते थे वो बड़े बड़े पत्थर के होते थे, मतलब कि बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था, औजार बनाया जाता था। तो भाई जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, मनुष्य में विकास हुआ, इन्होंने चीज़ों को छोटा करना प्रारंभ किया। तो आप लोग ये जानते होंगे कि बड़े पत्थर है तो उसे ले करके भागना, शिकार के पीछे शिकार, उसका उपयोग करके शिकार पे हमला करना, मारना काफ़ी कठिन होता होगा। लेकिन जब चूँकि शुरू में जो प्रयोग में लाया वो है सो पत्थर थे बड़े बड़े। उसे खानाबदोश ज़िंदगी था। खानाबदोश मतलब भटकते रहते थे। ठीक है, खानाबदोश मतलब भटकना, मतलब कि इधर से उधर शिकार की तलाश में भटकना। जहाँ शिकार मिल गया वहीं है सो मार के खा जाना, कच्चा खा जाना, ये है सो उस समय का ज़िंदगी था। उस समय जो मानव है सो क्या कहलाते थे? आदि मानव कहलाते थे। आदि मतलब बहुत पुराना मानव। ठीक है, उस समय सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है सो ये है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि सबसे पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि आग की खोज। ठीक है, यहाँ दो चीज़ है, आग की खोज और आग का प्रयोग, ये दो अलग चीज़ है। हम आगे बताएंगे कि आग का प्रयोग कहाँ हुआ। आग का प्रयोग, यहाँ आग की खोज बोल रहा है, आग का प्रयोग नहीं, इसलिए आग का प्रयोग अगर पूछे तो ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल। लेकिन आग की खोज कहाँ पे हो गया था? तो हो गया था पूरा पाषाण काल में। इन्होंने आग की खोज तो कर लिया लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है वो इनको नहीं पता था। क्योंकि उस समय है सो बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो इसे है सो बड़ा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्रो, और पत्थर का लिथिक सॉरी
लिथिक, तो मैक्रोलिथिक, इसलिए इस पीरियड को मैक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का कार्य जो है सो टाइम पीरियड कहाँ है, 12,000 ईस्वी से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब समझिएगा क्या, ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह का जन्म से पहले का समय। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म से पहले का समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका समय सीमा कब से कब तक है, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। और इस समय देखिए, जैसे जैसे मानव आगे बढ़े, मानव में विकास हुआ, और यही विकास में सबसे पहला विकास ये हुआ कि ये है सो जो औजार थे जिनको कैरी करना, लेकर के भागना, शिकार के पीछे काफ़ी कठिनाई होता था, तो वे बड़े हथियार को छोटे हथियार में बदल दिए। ठीक है, ताकि इसे आसानी से है सो लेकर के शिकार के पीछे भागा जा सके। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ सुधारिएगा, यहाँ आज लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आग। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आग का प्रयोग, आग का प्रयोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि आग की खोज कब हो गया था, पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो आग का उपयोग है सो कब मनुष्य सीखे, ये बहुत मतलब ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि आग का खोज कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का प्रयोग कब हुआ, तो मतलब प्रयोग तो हुआ, लेकिन प्रयोग करना सीखा मानव द्वारा कब सीखा, तो ये है सो मध्य पाषाण काल में। अंत्योष्टि कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंत्योष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम कार्यक्रम जो होता था, अंतिम संस्कार, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने के बाद जो अंतिम संस्कार होता था, वो कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, वो है सो मध्य पाषाण काल में। तो अंतिम संस्कार है, ये वैरी कर सकता है, कहीं पे दफनाया जाता था, कहीं पे जलाया जाता था, कहीं पे नदी में बहाया जाता था। ये उस समय के कबीलाई जीवन पे मतलब कि निर्भर करता था कि कैसा कबीलाई मतलब कबीला के लोग हैं। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ, अंत्योष्टि कार्यक्रम। उसके बाद ये हुआ था कि सर्वप्रथम जानकारी जो मध्य पाषाण काल की है, जो सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था, करसाइल ने। कब दिया था, 1867 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में पूरा पाषाण काल के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन इसके मध्य पाषाण काल की जानकारी कौन दिया था, करसाइल ने। ठीक है, इसका है सो ब्रूसफुट ही हो जाएगा, ब्रूसफुट। ठीक है, पूरा पाषाण काल की जानकारी ब्रूसफुट ही नहीं दिया है, इसीलिए सो फादर ऑफ प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्रागैतिहासिक काल का पिता, ये भी लिख लीजिएगा कहीं, प्रागैतिहासिक काल का पिता भी ब्रूसफुट को ही कहा जाता है। लेकिन है सो करसाइल ने 1867 ईस्वी में मध्य पाषाण काल का जानकारी दिया था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल का विकास ही सबसे पहले मानव को मानव बनाता है, क्योंकि इस समय है सो बहुत ऐसी चीज हुई जो आज भी हम लोग है सो उसको कैरी कर रहे हैं। जैसे इसका है सो कालखंड कब माना जाता है, यहाँ 1,000 लिखा हुआ है, सॉरी इसको सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नवपाषाण काल का समय सीमा कहाँ से कब तक है, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। हम अभी भी बोल रहे हैं कि काफ़ी पुस्तक में आपको वेरी दिखेगा, अलग अलग दिखेगा, तो ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी डाटा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक यही है अभी तक। ठीक है, उस समय जो है सो पत्थर जो होते थे, या जो पत्थर के रूप में औजार का प्रयोग होते थे, वो छोटे तो हो ही गए थे, छोटे तो मध्य पाषाण काल में ही हो गए थे, लेकिन छोटे के साथ साथ वो पत्थर को है सो नुकीला बना दिया गया था ताकि और घातक हो जाए। और साथ ही साथ चूंकि चमकदार मतलब कि बैसाल्ट हाँ, बैसाल्ट चट्टान का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, जो है सो क्योंकि उसे नुकीला वगैरह बनाने में बहुत आसानी से वो नुकीला बन जाता है, तो बैसाल्ट चट्टान का प्रयोग करने लगे थे। और ये यहाँ 10,000 हो जाएगा। ठीक है, नुकीला और चमकदार पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। मानव द्वारा है सो
सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था कि पहिया का खोज हो गया था। तो पहिया का खोज हो गया था तो उनको है सो परिवहन में मदद मिलता था। परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाने जाते थे। फिर पशुपालन प्रारंभ हो गया था। पशुपालन में से कौन सा पशु को सबसे पहले? कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले है सो पालतू बनाया गया। ये कहीं लिख दीजिएगा कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा है? कुत्ता। ठीक है। खेती प्रारंभ हो गया था। खेती में सबसे पहले किस चीज़ का खेती इन्होंने प्रारंभ किया? तो खेती में सबसे पहले है सो सबसे पहले खेती जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले खेती किसका हुआ? जौ का। ठीक है। जौ के बाद फिर किसका खेती हुआ? गेहूं का। और उसके बाद किसका खेती हुआ? चावल का। ये भी लिख लीजिएगा कि खेती प्रारंभ किया और सबसे पहले जौ का खेती किया। उसके बाद अस्थाई जीवन हो गया था। क्योंकि जब कृषि प्रारंभ हो गया था तो ऐसा तो है नहीं कि आज हम कोई चीज़ बुआई करें और कल काट करके खा ले उसको। तो हम उस कृषि को पूरा समय मतलब 3 से 4 मंथ का समय लगता था। जो भी 3 से 4 मंथ का समय लगता था वो 3 से 4 मंथ है सो लोग एक जगह अस्थायी रूप से रहते थे। तो अस्थायी जीवन भी प्रारंभ हो गया था। तो चूंकि जब 100, 50, 20 लोग एक साथ रहेंगे तो एक है सो समाज का निर्माण हो जाएगा। एक नियम बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो देखिए समाज का निर्माण होने लगा था क्योंकि लोग है सो झुंड में रहने लगे थे। और झुंड में रहने लगे थे तो एक कायदा कानून के साथ रहने लगे थे। तो सबसे क्या बोला जाता है? सबसे अच्छा समाज वैसे समाज को कहा जाता है जहाँ का नियम सबसे अच्छा हो। तो वैसे समाज है सो सबसे है सो अच्छा समाज होता है। तो उस समय वैसे समाज का निर्माण हुआ मतलब कि कायदा कानून तो बनना स्टार्ट ही हो गया था। उसके बाद फिर प्रथम जानकारी जो है वैसे सर जॉन लुबाक जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल के बारे में सबसे प्रथम जानकारी जो है सो प्रथम जानकारी कौन दिया था? सर जॉन लुबाक 1865 ईस्वी में। और करसाइल ने कब दिया था मध्यपाषाण काल के बारे में? 1867 ईस्वी में। और इसको रॉबर्ट ब्रूस फूट रॉबर्ट ब्रूस फूट ने है सो पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया। अब आ जाइए ताम्रपाषाण काल। तो पाषाण काल का अंतिम समय जब है जैसे पहले है सो लोग है सो औजार के रूप में पत्थर का प्रयोग करते थे। तो धीरे धीरे है सो वो शिफ्ट हो गए किस चीज़ पे? धातु पे। और धातु के रूप में है सो प्रथम धातु जो था, प्रथम धातु कौन सा था? तो वो था तांबा। ये कहीं लिख दीजिएगा कि मानव द्वारा उपयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा है? तांबा। तो ताम्रपाषाण युग जब तांबा का प्रयोग इस प्रारंभ हुआ तो उस युग को ताम्रपाषाण युग बोला गया। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ था? यह है सो पाषाण काल मतलब कि जो पत्थर का औजार थे वो धीरे धीरे अंतिम होने लगे थे कि मतलब कि लोग है सो तांबा का औजार यूज़ करने लगे। ठीक है। तांबा की खोज हो गया और तांबा की खोज हुआ तो तरह तरह का औजार का निर्माण होने लगा। तो यहाँ 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत बार पूछा है। पहला जो है प्रथम प्रयोग किया गया धातु तो हो जाएगा तांबा। और यही पूछ देगा दूसरा कि प्रथम औजार तो कौन हो जाएगा? कुल्हाड़ी। ठीक है। ये 2 चीज़ ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। अब आ जाइए पाषाण कालीन स्थल मतलब कि पूरा पाषाण काल का संबंध में कौन कौन सा स्थल है? मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में आपको पता है कि किससे प्रारंभ हुआ? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? ताम्रपाषाण काल में है सो बोले कि आग का उपयोग प्रारंभ हो गया था। औजार छोटे छोटे हो गए थे तो छोटे औजार का अवशेष कहाँ से मिले? फिर ऐसे बड़े औजार का अवशेष कहाँ से मिले? उसका संबंध है सो पूरा पाषाण काल से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पाषाण कालीन स्थल कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण कालीन स्थल। ठीक है। पूरा पाषाण कालीन स्थल तो भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष निम्न स्थान से मिले। हाँ ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है मिले।
निम्न स्थान से मिले। तो पहला हो जाएगा तमिलनाडु का कुरनूल। देख लीजिए कहाँ पे है। मैप यहाँ पे आपको है सो एक मैप में बता भी दिया गया कि तमिलनाडु का जो कुरनूल है, ये तमिलनाडु का कुरनूल, ये हो गया आपका तमिलनाडु का कुरनूल। कर्नाटक का हुसनगी, कर्नाटक का हुसनगी कहाँ पे है? तो ये हो गया आपका यहाँ पे कर्नाटक का हुसनगी। उसके बाद उड़ीसा का कुलियाना, तो यहाँ पे है उड़ीसा का कुलियाना, यहाँ दिखाया नहीं गया है। उसके बाद का राजस्थान का डिडवान के, तो इस जगह पे है, ये भी है सो मैप में दिखाया नहीं गया, यहाँ पे है। उसके बाद फिर है सो श्रृंगी तालाब के निकट, यहाँ पे डिडवान के श्रृंगी तालाब है, यहाँ मतलब तालाब का श्रृंखला है। अब पानी उसमें नहीं है अलग बात है, लेकिन तालाब का श्रृंखला है, अवशेष मिला है। उसके बाद मध्य प्रदेश का भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार पूछ दिया है, अभी तक कितना बार पूछ दिया ये बता भी नहीं सकते। मतलब कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका इसका संबंध देखिए, मध्य प्रदेश का भीम की बेटका जो है ना, इसका संबंध मध्य पाषाण काल से भी है, मध्य पाषाण काल से भी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पूरा पाषाण में सर पढ़ा दिए, कहीं कहीं तो मध्य पाषाण भी देता है। तो हाँ, पूरा पाषाण से स्टार्ट हुआ और मध्य पाषाण काल तक इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मध्य पाषाण काल का स्थल है, सॉरी पूरा पाषाण काल का स्थल है, वह है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका के मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है भीमबेटका, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो भीमबेटका में लगभग है सो अभी तक है सो 600 गुफाएं मिल चुकी है। मतलब एकदम गुफा की श्रृंखला है यहाँ पे। यहाँ गुफा में बनी शैली चित्र, गुफा में है सो चित्र बना गया है, एकदम चित्र देखने के लिए मिलता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का सबसे पुरानी चीज है। मतलब सबसे पहले है सो भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं पे है सो चित्र मिला है अवशेष के रूप में, तो वो कहाँ मिला था? कि भीमबेटका की गुफा से। इन शैल चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल का समय का माना जाता है। अभी हम तो ऊपर ही बताए थे कि इसो है सो पूरा पाषाण काल का भी अवशेष मिले हैं, यहाँ मध्य पाषाण काल का भी अवशेष मिले हैं, तो ये दोनों के बीच का अवशेष यहाँ पे मिले हैं। इन शैल चित्रों में दैनिक जीवन की घटनाएं, जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में घटनाएं होती है, वो घटनाओं को है सो चित्र के रूप में दर्शाया गया है। इन शैल चित्रों का जन्म, मतलब कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है वो दर्शाया गया है। दफन, मनुष्य को दफनाया कैसे जाता है। मनुष्य है सो मनुष्य का नृत्य को दर्शाया गया है। धार्मिक अनुष्ठान कौन कौन से होते हैं वो दर्शाया गया है। शिकार मतलब शिकार का दृश्य इसमें है सो दिखाया गया है कि मानव है सो क्या बोलते हैं, हिरन को पीछा कर रहा है दौड़ते हुए। ये चित्र के माध्यम से देखा। आमोद प्रमोद मतलब हंसी खुशी, आमोद प्रमोद मतलब हंसी खुशी, हंसी खुशी दर्शाया गया कि मानव है सो अपने जीवन में है सो कैसे है सो समय को हंसी खुशी व्यतीत किए, ये दर्शाया गया है। उसके बाद फिर है सो ये है सो चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अब सब ये बहुत बार पूछा है, मतलब कम से कम अभी तक है सो जितना बार एग्जाम ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, और ये बहुत बार लगातार हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछ ही देता है कि भीमबेटका को साल 2003 में क्या हो गया कि यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यूनेस्को हेरिटेज मतलब विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा भीमबेटका की गुफा को कब शामिल किया गया? तो वो हो जाएगा 2003 ईस्वी में। अब चूंकि भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो खोज कब हुआ था? तो 1957 से 58 में। कौन खोज किया था? विष्णु श्रीधर वाकनकर। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा है कि भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? तो वो थे 1957-58 में। किसके कौन खोजकर्ता कौन है? विष्णु श्रीधर वाकनकर। ठीक है, अब आ जाइए मध्य पाषाण कालयुगीन स्थल कौन कौन सा है। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है वो देखिए कौन कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कभी पूछा नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो अगला को मौका नहीं देना है कि कोई भी चीज़ छूटे। मोटा मोटी नज़र में एक मैप बना लीजिए कि हाँ कहाँ कहाँ से कौन सा स्थल मिला था, ये वो बस इतना ही में काम हो जाएगा। बाकी मध्य पाषाण स्थलों की खोज देखिए कहाँ कहाँ पे हुआ था। राजस्थान, कृष्णा नदी के दक्षिण, कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी आया तो थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम जो है कहाँ है? महाराष्ट्र के, ठीक है,
महाराष्ट्र के कहाँ से सॉरी, महाराष्ट्र के श्रीबल्लेश्वर से, ठीक है। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के श्रीबल्लेश्वर से किसका उद्गम होता है? कृष्णा नदी का, ठीक है। और इसमें है सो और कहाँ कहाँ अवशेष मिले हैं? तो मध्य और पूर्वी भारत, मध्य मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, और पूर्वी हो गया आपका उत्तर प्रदेश से, ये इस इलाका में मध्य प्रदेश, और आपका हो जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट के साइड में जो यूपी का इलाका है उसको बोला गया है यहाँ पूर्वी, ठीक है। साथ साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश, देखिए बताइएगा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी इसका है सो अवशेष मिले हैं। किसका अवशेष मिले हैं? तो मध्य पाषाण कालीन स्थल का, ठीक है। भारत में मध्य पाषाण स्थलों में राजस्थान में कौन सा हो गया? बागौर। राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो गया आपका? ये हो गया, ये देखिए बागौर, राजस्थान का बागौर। और तिलवारा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण स्थल मध्य पाषाण काल का कौन सा है? बागौर और तिलवारा, ठीक है। गुजरात का लंगनाच, गुजरात का कौन सा हो गया? लंगनाच। देखिए ये आपको मैप में बैठा लेना है। उसके बाद ये इतना मतलब बहुत ज़्यादा इस पे इसको याद करने के पीछे नहीं भागना, आपको मैप में रिलेट करके एक बार भारत का मैप बनाइए, स्थल को दर्शा दीजिए, उसके बाद फिर देख करके दर्शाइए, फिर एक बार बिना देखे हुए दर्शाइए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जब ऑप्शन मिलेगा तो ऑटोमेटिक आप रिलेट कर लीजिएगा। बिहार का मुंगेर, यहाँ पे बिहार में जो मुंगेर है वो यहाँ पे, यही हो गया आपका पूर्वी स्थल, यहाँ जो बोला गया है पूर्वी भारत का। बिहार का यहाँ जो मुंगेर है ये दिखाया नहीं गया है। उसके बाद तो फिर है सो मध्य प्रदेश का आदमगढ़, यहाँ मध्य प्रदेश का है सो यहाँ पे है आदमगढ़, ये सो पंचमढ़ी और भीमबेटका, ये इसका भी संबंध है सो पंचमढ़ी और भीमबेटका भी संबंध हम तो ऊपर ही बताया, पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक संबंधित है। तो भीमबेटका और पंचमढ़ी भी, और आदमगढ़ भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनका संबंध कहाँ से? मध्य पाषाण कालीन स्थल, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइए नवपाषाण कालीन स्थल। तो नवपाषाण काल में कौन कौन से स्थल हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो नवपाषाण काल के बारे में तो हम ऊपर ही पढ़ा दिए थे कि नवपाषाण काल में क्या क्या मुख्य खोज हुआ था। तो खेती प्रारंभ हो गया था, अस्थाई जीवन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। समाज का निर्माण हो गया था, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? पहिया का खोज हो गया था। और पशुपालन भी है सो नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हो गया था। ये मुख्य घटनाएं हैं नवपाषाण काल की। हम आपको शुरू में जब ये पढ़ा रहे थे, सॉरी रिकॉर्डिंग रुक गया था। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि नवपाषाण कालीन स्थल, ठीक है। नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो नवपाषाण काल के बारे में हम तो शुरू में ही बता दिए थे कि इसमें मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, उसके बाद फिर पहिया का खोज इत्यादि महत्वपूर्ण काम हुआ था। और एक समाज का निर्माण, जहाँ समाज रहेगा वहाँ एक संस्कार रहेगा, तो समाज संस्कार का निर्माण हुआ था। ये आगे देखते हैं कि यहाँ क्या कैसा काम हुआ है। चूँकि हम शुरू में ही बोल दिए थे आप लोगों को कि जो समय है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो किसी मेरा ही नोट्स का PDF का ये है फोटो है। तो इसमें देखिए इसी में आपको वेरी दिख जाएगा। ये है सो 5000 से 2500 ईसा पूर्व यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि हर बुक में वेरिएशन रहता है, लेकिन आप लोग को जो बताए हैं हम शुरू में वो ऑथेंटिक है, सबसे ज़्यादा है सो प्रमाणित वही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नवपाषाण काल की अवधि 5000 से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। नवपाषाण काल सबसे प्रमुख विशेषता अस्थायी तौर पर कृषि का प्रारंभ और पशुओं को पालतू बनाना है, ठीक है। कृषि का प्रारंभ हो गया था और कृषि में सबसे पहले सो किसकी खेती हुई थी कृषि में? तो कृषि में जौ, ठीक है। और पशु जो था वो कौन सा था? कौन सा पशु को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता, ठीक है। ये है सो
याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। फर्स्ट, ठीक है, पशुओं को पालतू बनाया गया। इस काल का उपकरण सुगढ़ एवं पॉलिशदार, मतलब यही हो गया कि चमकदार हथियार, और सुगढ़ मतलब कि नुकीला, जो कि किन किन चट्टानों से मिलकर बनता था, वो है सो बैसाल्ट चट्टान का हो सकता था। और सबसे पहले ये भी बताए थे कि प्रथम प्रयोग में लाया गया औजार कौन सा था, वो था कुल्हाड़ी। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले है सो कुल्हाड़ी, एज वसूला मतलब ये हथियार का नाम है, और मूलर सिल लोढ़ा प्रमुख है। ठीक है, कुल्हाड़ी इस काल का प्रमुख उपकरण था। कुल्हाड़ी जो है सो उस समय का प्रमुख उपकरण था, मतलब सबसे पहले है सो उपयोग में लाया गया था वो है सो कुल्हाड़ी। क्योंकि कुल्हाड़ी जो है सो मल्टीपर्पस हो जाता है। आप इससे है सो शिकार भी कर सकते हैं, इससे आप है सो पेड़ की भी कटाई कर सकते हैं। तो इस सबसे कुल्हाड़ी जो था सो मुख्य उपकरण था। इस काल में मनुष्य का जीवन अस्थायी होने लगा। चूंकि खेती प्रारंभ हुआ तो खेती में मजबूरी हो जाता था कि खेती करते थे तो कुछ दिन उनको रुकना पड़ता था, तभी है सो उस खेती का लाभ ले पाते। तो अस्थायी जीवन प्रारंभ हो गया है सो गांववाद होना प्रारंभ हो गया, मतलब कि धीरे धीरे आदमी एक झुंड में रहने लगे और एक गांव टाइप से है सो बनने लगा। इस काल में छोटे स्तर पर व्यापार और वाणिज्य आरंभ हो गया था। छोटे स्तर पर व्यापार हम बोल सकते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति लागू हो गई थी। मतलब कि जैसे हम, मेरे पास जौ है, आपके पास गेहूं है, तो हम आपको जौ दे करके गेहूं, या मेरे पास कुत्ता है, आपके पास जौ है, तो हम कुत्ता दे करके जौ ले लिए। इस तरह का छोटा छोटा व्यापार, मतलब वस्तु के ही बदले वस्तु लेन देन प्रारंभ हो गया था। साथ ही साथ सामुदायिक क्रियाकलाप सामुदायिक कार्य क्रियाकलाप, मतलब कि कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी जो साथ में करने लगे। गांव चूंकि बस गया था और लोग समाज में रहने लगे थे, तो नया नया है सो का मतलब कि क्रियाकलाप साथ में करने लगे थे, उसी को बोला गया है कि सामुदायिक क्रियाकलाप संस्कार। लेकिन यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, संस्कार लिखा गया है। तो संस्कार में ये मत समझ लीजिएगा जो अंतिम संस्कार है, संस्कार में जो हम बात कर रहे थे अंतिम संस्कार का, अंतिम संस्कार उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, संस्कार का मतलब ये नहीं कि अंतिम संस्कार प्रारंभ हो गया था मध्य पाषाण काल में ही। ठीक है, अब नवपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं। ठीक है, अकुदुक ये कहाँ पे है, अकुदुक ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। यह स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अकुदुक अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ से पालतू बनाई गई भेड़ बकरियाँ की जंगली प्रजातियों का विषय में पता चलता है कि अकुदुक कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। वहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे जो भेड़ बकरी आदमी पालतू बनाया था उसके अवशेष मिले हैं। तो हम लोग को ये भी पता चला कि नवपाषाण काल में कुत्ता तो पालतू बनाया ही गया, लेकिन भेड़ बकरी गाय बैल सब चीज़ बनाया गया था, लेकिन सबसे पहला जो पशु पालतू बनाया गया था वह था कुत्ता। ठीक है, तो अकुदुक जो है अफगानिस्तान में, वहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि भेड़ बकरिया के जंगली प्रजातियाँ को जो पालतू बनाया गया था उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा है। यह स्थल वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, जो बेलन दर्रे के निकट में स्थित है। बेलन दर्रा बेलन जो पास है उसके नज़दीक में स्थित है। यहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, मतलब कृषि का जो सबसे पुराना साक्ष्य है। जैसे मानव ने कृषि प्रारंभ किया, अब कृषि प्रारंभ किया तो कुछ ना कुछ तो साक्ष्य छोड़े होंगे। तो सबसे जो पुराना साक्ष्य है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। यहाँ से क्या मिला, यहाँ पे है सो गेहूँ एवं जौ का है सो एक कृषि का साक्ष्य मिला है। ठीक है, लोग कच्ची ईंटों से निर्मित आयताकार, यहाँ पर जो मकान लोगों का होते थे वो कैसे होते थे, कच्ची ईंट से निर्मित होते थे, और उसका आकार कैसा होता था, तो आयताकार होता था। ठीक है, मेहरगढ़ में नवपाषाण काल से काश तक के अवशेष मिले, मतलब मेहरगढ़ जो है वहाँ से है सो सबसे पहले कृषि, नवपाषाण काल का जो साक्ष्य मिला वो कृषि से संबंधित था, और काश युगीन सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तक का है सो साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब कोल्डिवा कहाँ पे है, यह है सो उत्तर प्रदेश में। यहाँ यह है सो वर्तमान में कहाँ पे है, अब यह है सो इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में
80 किलोमीटर दूर तहसील बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब यहाँ से मिला क्या है, यहाँ कृषि पशुपालन होता था, प्रमुख व्यवसाय यहाँ का क्या था, कृषि और पशुपालन ही था। यहाँ पे धान की खेती सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, धान की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला तो उत्तर प्रदेश के कोल्टिवा से। मेहरगढ़ से क्या मिला, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिला, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य मिला। लेकिन वहाँ पे साक्ष्य के रूप में क्या मिला था, जौ एवं गेहूँ। ठीक है, अनाज रखने के लिए मिट्टी के घड़े का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पे मिट्टी के घड़े के जगह पे नाम लिखा होगा मृद भांड, तो मिट्टी का घड़े का प्रयोग है सो अनाज रखने के लिए यहाँ पे किया जाता था। औजारों में कुल्हाड़ी और प्लेट का प्रयोग होता था। ठीक है, यहाँ पे है सो कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था, उसका भी अवशेष मिले हैं। और यहाँ से नवपाषाण से लेकर ताम्रपाषाण लौह युग तक के प्रमाण देखे जा सकते हैं। मतलब कि वहाँ पे नवपाषाण काल का तो समझ में आ ही गया, कृषि तथा तांबा तथा लोहा का भी प्रयोग होता था, उसका भी प्रमाण यहाँ से मिला है। अब बुर्ज होम ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यह श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। श्रीनगर का उत्तर पश्चिम में स्थित एक स्थान का नाम है क्या है, बुर्ज। और इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। डी टेरा और पीटरसन नामक दो विद्वान ने है सो बुर्ज होम का खोज किया था। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ से नवपाषाण काल के 3 चरण मिले हैं। प्रथम चरण, इसमें गड्ढे खोदकर बनाए गए आवास, मतलब प्रथम चरण में 3 चरण के नवपाषाण काल के है सो 3 चरण मिले हैं, जिसमें प्रथम चरण में क्या मिला है, गर्त आवास, मतलब गड्ढा खोद करके है सो आवास बनाया जाता था। ये क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में ठंडा बहुत अधिक होता है, तो ठंडा से अधिक बचने के लिए लोग है सो जमीन के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते थे, क्योंकि है सो ठंडा ऊपर ऊपर रह जाता था और अंदर है सो उनको गर्माहट महसूस होता था। ठीक है, और द्वितीय चरण में क्या मिला है, झोपड़ी के साथ। ठीक है, चूँकि अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 12 मंथ है सो ठंडा ही रहेगा। गर्मी होता था तो वातावरण नॉर्मल हो जाता था, सामान्य हो जाता था, तो झोपड़ी भी बना करके ऊपर रहते थे। और तृतीय चरण में क्या मिला है, कंकड़ मिट्टी आदि के घर से निर्मित। ठीक है, तो वहाँ जो है सो मुख्य रूप से घर जो होता था, ये भी मिला है कि घर मतलब घर बनाने का भी प्रचलन बहुत है। कई लोग लकड़ी के बनाते हैं, कई लोग है सो सीमेंट के बनाते हैं, कई लोग मिट्टी के कच्चे मकान बनाते हैं। तो वहाँ तीनों तरह का मकान, मतलब गर्त आवास मतलब जमीन के अंदर का आवास देखा गया, झोपड़ी भी बनाया का अवशेष मिला, और साथ ही साथ क्या मिला, कंकड़ और मिट्टी से भी आवास बनाया हुआ मिला वहाँ पे। ठीक है, बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। ये बहुत बार पूछा है कि मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बुर्ज होम में। यहाँ ऐसा अनुमान लगाया गया था कि मानव जब है सो कोई कुत्ता को पालतू बनाता था, तो अगर उसका मालिक साथ मतलब डेथ कर गया या मालिक कुत्ते के मालिक की मृत्यु हो जाती, तो साथ में कुत्ता को भी दफना दिया जाता था, चाहे कुत्ता की मृत्यु हो या ना हो। तो ऐसा यहाँ पे दिख मतलब कि अवशेष मिले हैं। ठीक है, यह प्रथा मध्य एशियाई नवपाषाण कालीन संस्कृति की समरूपता को दर्शाती है। यह सब मध्य एशिया में ऐसी संस्कृति ज़्यादा देखने को मिली थी। यहाँ के लोग कृषि अथवा पालतू पशुओं से परिचित नहीं थे। मतलब जो बुर्ज होम के लोग थे वो कृषि और पशु से उतना मतलब ज़्यादा परिचित नहीं थे, तथा उनके जीवन यापन का मुख्य आधार मत्स्य और आखेटक था। मतलब आखेट था, मतलब मत्स्य मतलब मछली पालन, आखेट मतलब शिकार। मतलब वहाँ का जीवन का मुख्य आधार जो क्या था, वह सो शिकार करना था और मछली पालना था। ठीक है, मछली पकड़ने के नुकीला हथियारों एवं पाषाण औजारों की प्राप्ति इस धारणा की पुष्टि करती है। वहाँ पे है सो मछली पकड़ने के लिए सो नुकीला हथियार मिला है, मछली पकड़ने वाला, और एवं पाषाण औजार मतलब कि नवपाषाण कालीन औजार भी मिले हैं। ठीक है, वह इस बात को पुष्टि करती थी कि वहाँ पे ऐसो कृषि पे ज़्यादा आदमी का झुकाव नहीं था, वहाँ ऐसो मछली पालन ज़्यादा किया जाता था। इन लोगों का एक प्रमुख विशेषता पाषाण औजारों के साथ साथ बड़ी मात्रा में हड्डियों के बने अस्त्र शस्त्र का भी उपयोग किया जाने से भी है। मतलब यहाँ पे मोटा मोटी ऐसा भी अवशेष मिला है कि लोग है सो अस्त्र शस्त्र जो होता था वो हड्डियों से बने होते थे। जैसे कि किसी बड़ा जानवर का मृत्यु हो गया, हाथी का मृत्यु हो गया, तो हाथी का हड्डी को घिस करके एक अस्त्र शस्त्र बना लिया जाता था और उसका उपयोग किया जाता था मछली को पकड़ने में। ठीक है, यहाँ से तीर, बर्छे, सुई, चाकू, दराती इत्यादि सब प्राप्त हुए हैं जो हड्डियों से बने होते थे। यहाँ जो तीर बनाया जाता था वो हड्डी से बनाया जाता था। सुई, चाकू, ये सब जो जितना भी मतलब कि नुकीली चीज़ बनाई जाती, तो बड़े बड़े जानवरों की मृत्यु हो जाने के बाद हड्डी का उपयोग करके यहाँ बनाया जाता था। ठीक है, अपरिकृत धूसर मृत भांड का प्रयोग किया जाता था। मृत भांड मतलब हो गया आपका मिट्टी का बर्तन, और धूसर मतलब हो गया रंग बिरंग। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि रंग बिरंग बना करके जिसमें है सो
चिन्हित करके मतलब रंगाई पुताई करके है सो मृतभांड मतलब मिट्टी का बर्तन बनाए जाते थे। इस स्थल से शिलाजीत का अवशेष मिले, चूँकि यहाँ पे पहाड़ होते थे और आपको पता होना चाहिए कि शिलाजीत है सो एक मतलब शिलाजीत को बोला जाता है पहाड़ का पसीना, वो पहाड़ में है सो रस के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे है सो ऊंचे पहाड़ अधिक होते थे, तो यहाँ से शिलाजीत का अवशेष मिला, जो हड़प्पा के लोग एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करते थे। ये शिलाजीत है सो सर्वगुण संपन्न होता है, इसमें है सो काफ़ी है सो प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए इसे हड़प्पा के लोग इसे है सो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करते थे। अब है सो गुप्त कराल जम्मू कश्मीर देखते हैं, यहाँ से क्या मिला है। यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ यह बुरझोम संस्कृति का एक भाग है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य है सो कहाँ, कृषि एवं पशुपालन जम्मू कश्मीर में दोनों का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, गुप्त कराल। और सिर्फ पूछेगा कि पशुपालन सॉरी कृषि का साक्ष्य है सो कहाँ से नहीं मिला है, बुरझोम से। यहाँ पे क्या मिला था, तो यहाँ पे है सो मत्स्य पालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है। इस स्थल की प्रमुख विशेषता गर्तवास मतलब जमीन के अंदर रहना, पत्थर एवं हड्डियों का औजार, ये ऊपर बुर्जों में भी मिला। मृदभांडों की विविधता मतलब तरह तरह का मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। इस सिलबट्टे के साथ साथ हड्डियों की बनी सुइया भी प्रयोग किया जाता था। सिलबट्टे मतलब कि मसाला वसाला पीसने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सिलबट्टा, और उसके साथ साथ हड्डियों की बनी सुइया का भी प्रयोग किया जाता था, मतलब सिलाई उलाई के लिए जो है सो मतलब सुई जो उपयोग में लाया जाता था वो सभी है सो हड्डियों का बना होते थे। अब आ जाइए महगरा या महगढ़ा तथा पंचोलिया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। महगरा या इसको महगढ़ा भी बोलते हैं, और साथ में नज़दीक में एक और स्थान है पंचो, दोनों कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। यह गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र से निकट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब ये जो महगरा या मगड़ा है तथा पंचोल दोनों कहाँ पर स्थित है, गंगा नदी के दक्षिण में। ठीक है। वंद पर्वत के नज़दीक में स्थित है, और वो कहाँ पे, इलाहाबाद में आता है। ठीक है। यहाँ से गोलाकार व आयताकार झोपड़ियाँ मिला है, गोलक और सावा घास उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। सावा घास उपजाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मागेरा उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे जो गोलाकार और है सो आयताकार है सो झोपड़ी जो बनाया जाता था वह गोलाकार और आयताकार बनाया जाता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से रस्सी छाप मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं। रस्सी छाप मृतभांड, वैसे मृतभांड के ऊपर रस्सी टाइप से जो निशान दे दिया जाता था, वैसे मृतभांड को मतलब मिट्टी के बर्तन को रस्सी छाप मृतभांड कहा जाता है। मतलब कि इसमें से डिजाइन जो होता था ना सो रस्सी से बनाया जाता था, वैसे मृतभांडों को रस्सी छाप मृतभांड कहते हैं। उसके बाद आ जाइए चिरांद बिहार। चिरांद बिहार वह स्थल बिहार के छपरा जिले से पूर्व घाघरा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बिहार के छपरा जिले से पूर्व है सो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हड्डियों के बने उपकरण मिलता है। यहाँ से मतलब बिहार का जो चिरांद है वहाँ से क्या मिलता है, हड्डी से बने उपकरण मिलते हैं, और यही यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। इसे हस्त निर्मित चाक निर्मित मृदभांड भी प्राप्त हुए। यहाँ मतलब कि हाथ से निर्मित या फिर चाक मतलब जो जो गोल गोल घुमा करके है सो बनाया जाता है बर्तन, मिट्टी का बर्तन, उसको चाक बोलते हैं। मतलब हाथ से भी बनाया गया है और चाक का भी प्रयोग करके बनाया गया है। तो हम यहाँ पे उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अंतिम संस्कार है सो मध्य पाषाण काल में मिला है, कि प्रथम जो है सो कृषि है सो जौ, और दूसरा गेहूँ, फिर तीसरा चावल, और पशु जो प्रथम पशु जो है वो किसे पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता है। प्रथम प्रयोग में लाया गया औजार कौन सा हो जाएगा, कुल्हाड़ी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और पाषाण काल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन सिंधु घाटी सभ्यता ले आए, उसके बाद इसका और सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक जितना एसएससी रेलवे का क्वेश्चन हो उससे संबंधित एमसीक्यू वो ले आए। ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। अभी नया नया क्लास प्रारंभ हुआ है, बिल्कुल अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसके बाद साइंस का टोटल पोर्शन आपको इसी तरह एकदम बिल्कुल पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, और एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने की यहाँ से गुंजाइश ही नहीं बचेगी। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सिंधु घाटी सभ्यता की होगी। उसके बाद फिर दोनों क्लास की एमसीक्यू अलग अलग सेशन में लाएंगे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।